भाई कल हम लोगों ने सेगमेंट रिपोर्टिंग का सेकंड लेक्चर पढ़ा, आज इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे। और कल मैंने आपको रीड कम कराया था, पूरा आपको मैंने समझा दिया था। आज थोड़ा रीडिंग पे अपन ज़्यादा रखेंगे, पहले एक बार आदत अनुसार थोड़ा सा रिवीजन तो जरूर करेंगे। यहाँ देखो, मैंने आपको कल बताया कि दो तरह के सेगमेंट होते हैं, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। सामने बिजनेस सेगमेंट वो होते हैं जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग होता है, तो वो डिस्टिंग्विशेबल सेगमेंट, सही बोला क्या? ठीक है, वो डिस्टिंग्विशेबल सेगमेंट जिसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्क एंड रिवॉर्ड से एकदम अलग है, तो उसे फिर हम बोलेंगे बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, मैंने कल इसमें 3 करोड़ की बात 3 बार बोल दी है। अगर मान लो आप एक बिजनेस में एक गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, है ना, और फिर आप दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, एंटरप्राइज एक है, तो ये पॉसिबल ही है कि इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड और इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है। जैसे आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ हमने एक फैक्ट्री भी चलाई, तो फैक्ट्री के रिस्क एंड रिवॉर्ड और पढ़ाने के रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओनर हम थे लेकिन वो सब अलग था। ठीक है, अभी मान लो वो भी हमने बुरहानी नाम से ही खोली, तो सब हम बुरहानी नाम से ही कर रहे हैं भले, बट सबके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, तो ये 3 हमारे सेगमेंट बन गए। लेकिन एक ही बिजनेस में अगर मैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा हूँ जिसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, बिजनेस एक ही है, तो उसमें भी आप बिजनेस सेगमेंट बना सकते हो। सेम यही बात ज्योग्राफिकल सेगमेंट पे भी अप्लाई होती है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट वो सेगमेंट होते हैं जहां पे एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चीज बेचोगे और दूसरे, ये वर्ड याद रखना बराबर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चीज बेचोगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है। तो जैसे अगर मैं जो चीज बेच रहा हूँ राजस्थान में और वही चीज बेच रहा हूँ गुजरात में, और रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल अलग अलग है, तो गुजरात मेरा एक सेगमेंट है, राजस्थान मेरा एक सेगमेंट है। लेकिन गुजरात और राजस्थान में जाने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दुबई जाने में फर्क पड़ रहा है, तो दुबई मेरा एक सेगमेंट है और गुजरात और राजस्थान मेरा एक ही सेगमेंट है, फिर अलग अलग सेगमेंट। सेम ऐसे ही राजस्थान में अगर मैं कोटा में माल बेच रहा हूँ तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, और जयपुर में बेच रहा हूँ तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, तो कोटा और जयपुर को भी मैं एक अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना, मतलब मोर और लेस इस एएस ने सेगमेंट बनाने का डिस्क्रिशनरी पावर आप पे छोड़ा है। एक बार आपने सेगमेंट बना लिए तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं वो हम बताएंगे, पर सेगमेंट आपको कितने बनाने हैं ये आपकी मर्जी आए, जितने सेगमेंट बनाओ। ठीक है, इन्होंने तो एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है, बस उस डेफिनेशन के हिसाब से आपको सेगमेंट बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया बिजनेस सेगमेंट, हो गया ज्योग्राफिकल सेगमेंट, हो गया। ठीक है, आज के बाद रिवाइज नहीं करेंगे पूरा, ठीक है, याद रखना बराबर। रिपोर्टेबल सेगमेंट वो है जो AS 17 ने डेफिनेशन में कवर किया है, लेकिन यहाँ बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको कल बता दिया। ठीक है, अब अभी अपन रिवाइज करने ही वाले तो उसी समय देखेंगे। ठीक है, रेवेन्यू मैंने कल बता दिए, 3 चीजें रेवेन्यू में आती है और 3 चीजें नहीं आती है। एक तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एक अलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, पूरा याद रखना, और एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को बेच के जो माल कमाया है वो भी सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा। एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को माल बेच के जो कमाया है वो भी सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा। क्या नहीं आएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इंटरेस्ट वगैरह नहीं आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड, मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह जो इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो तो आएगा। तो जैसे अगर मान लो सेगमेंट रिपोर्टिंग SBI बना रहा है, HDFC बना रहा है, ICICI बैंक बना रहा है, तो उनके लिए इंटरेस्ट क्या है? ऑपरेटिंग है, तो इंटरेस्ट इनकम उनके सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उनके सेगमेंट एक्सपेंस में आएगा। एक्सपेंस भी आएगा और इनकम भी, क्योंकि वो उनके लिए फिर क्या बन जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग से ऑपरेटिंग बन जाएगा। ये बराबर याद रखना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं आएंगी। और एक बताया था मैंने आपको, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट की इनकम ही नहीं दे रहा तो उसका गेन कहां से लूंगा? नेक्स्ट, एक्सपेंस। सेगमेंट एक्सपेंस में क्या आएगा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो एक्सपेंस होते हैं वो, जो रीजनेबल बेस पे अलोकेट हुए हैं वो, और एक सेगमेंट से जो खरीदा है वो, तो बेचा है तो उसका रेवेन्यू और खरीदा है तो हमारा एक्सपेंस। 3 के जोड़े से याद रखना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, अलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस फ्रॉम अदर सेगमेंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, अलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस फ्रॉम अदर सेगमेंट। 3। ठीक है, अब क्या नहीं आएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं आएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम उधर नहीं आएगी तो इधर एक्सपेंस नहीं आएंगे। इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह हमने पे किया नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, इनकम टैक्स भी नहीं आएगा। अब और भी चीजें थी इसमें, जनरल, इस पे थोड़ी चर्चा करी थी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अगर इंटरप्राइज कोई खर्चा करता है, इंटरप्राइज, और वो सेगमेंट में एलोकेटेड बेसिस पे बांट देता है तो फिर आएगा। लेकिन इंटरप्राइज खुद से कोई खर्चा करता है, वो कोई सेगमेंट का नहीं है, वो उसका ही खर्चा है, तो वो किसी सेगमेंट में एलोकेट, और वो सेगमेंट एक्सपेंस में नहीं आएगा। वो सेगमेंट एक्सपेंस में, कल एग्जांपल वगैरह देकर इसको भी अच्छे से समझा।
सेगमेंट रेवेन्यू में से अगर सेगमेंट एक्सपेंस हटा दूं तो सेगमेंट रिजल्ट है। क्या है वो? सेगमेंट एसेट। जो एसेट आप अपने सेगमेंट में एम्प्लॉय कर रहे हो वो सेगमेंट एसेट है। इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन सब कुछ ही आएगा। क्या नहीं आएगा वो याद रखना है। सेगमेंट एसेट में क्या नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, डू नॉट इंक्लूड। डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी? डेफर्ड टैक्स एसेट। और जो लायबिलिटी हमारी है जो ऑपरेटिंग नेचर की है, जैसे लोन, बोरोइंग, जो हर सेगमेंट ने लिए, अपने लेवल पे सेगमेंट ने लोन लिया है, बोरोइंग करी है, उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो आएंगे सेगमेंट लायबिलिटी। और जो उसे रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट की गई है वो भी आएगी। ये रीजनेबल बेसिस तो आप हमेशा ही याद रखना। कुछ एसेट और लायबिलिटी ऐसी होती है जो हेड ऑफिस की होती है, वो किसी की नहीं होती है, तो वो किसी सेगमेंट में नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई एसेट ऐसी है जो रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट हो सकती है तो वो आएगी। ठीक है, ये मैंने 4 चीज़ पढ़ा दी आपको कल। क्या सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा, क्या सेगमेंट एक्सपेंस में आएगा, क्या सेगमेंट एसेट में आएगा और क्या सेगमेंट लायबिलिटी में। यहाँ तक भी पूरा हो गया था। अब इंटरेस्ट के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाला पैराग्राफ क्यों लिखा गया है। इस पैराग्राफ में तो एक भी नई बात नहीं है। देखो, इंटरेस्ट जो है ओवरड्राफ्ट वगैरह पे अगर आप दे रहे हो तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, वो सेगमेंट एक्सपेंस में नहीं आएगा। अनलेस अगर आपके ऑपरेशन फाइनेंशियल नेचर के है तो आएगा। तो ये तो बात ऊपर ही कर ली हमने, तो इसको प्यार से काटो, प्यार से काटना लगे नहीं। अब यहाँ आओ, ये थोड़ी नई चीज है, लेकिन ये चीज भी पुराने एएस पढ़ने के बाद आपको याद आ जाएगी, क्योंकि हम एएस 2 भी पढ़ चुके हैं, एएस 16 भी पढ़ चुके हैं। सामने देखो, एएस 2 ये कहता है कि अगर माइक को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है और इसके लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो लोन का इंटरेस्ट माइक की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये कह रहा है अगर लोन का इंटरेस्ट माइक की कॉस्ट में ऐड हो रहा है इन्वेंट्री के हिसाब से, एएस 2 के हिसाब से और एएस 16 के हिसाब से, तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब एएस 2 और एएस 16 इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग मानने को तैयार है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में लेने को तैयार है, तो फिर हम भी तैयार है। तो नॉर्मल रूल क्या है? इंटरेस्ट वगैरह नहीं आते। ठीक है, मेंटोस जिंदगी क्या है कि इंटरेस्ट वगैरह आते हैं अगर फाइनेंशियल नेचर के हैं। अब मेंटोस में भी डबल मेंटोस क्या है कि इंटरेस्ट अगर ऑपरेटिंग है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में लिया गया है, एएस 2 अलाउ करता है, एएस 16 अलाउ करता है, तो एएस 17 भी अलाउ करता है, उसे कोई आपत्ति। पढ़ो, अंडरलाइन करो। इन केस इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर एएस 2, रीड विद एएस 16। नाउ दोज इन्वेंट्रीज आर पार्ट ऑफ सेगमेंट एसेट, और सेगमेंट एसेट में इन्वेंट्री तो आती ही है, स्टॉक तो आता ही है सेगमेंट एसेट में, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो सेगमेंट एक्सपेंस में आएगा, शुड बी कंसीडर्ड। तो यहां लिख दो, अगर एएस 2 और एएस 16 उसे ले रहे हैं इंटरेस्ट को इन्वेंट्री में, तो हम भी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बातें मत करो, मेरे से पूछो क्या हुआ। हाँ हाँ, कैपिटलाइज होता है वो पीपी की केस में जो होता है, वो एएस 2 के केस में भी होता है। इन्वेंट्री में भी पढ़ा था। इन्वेंट्री में अपन ने वाइन का एग्जांपल लिया था कि वाइन को बनाने में टाइम लग रहा है और उसके लिए आपने इंटरेस्ट लिया है, तो वो आप वाइन की कॉस्ट में इंटरेस्ट की कॉस्ट को ऐड कर सकते हो, मतलब आप उसको लोगे। एएस 2 में हम ये पढ़ते हैं, ये आएंगे इंक्लूड और ये नहीं आएंगे, डज नॉट इंक्लूड, उसमें ये आएगा। चलो नेक्स्ट, अलोकेशन। अब है ना, ये एक थ्योरी का पैरा है, थ्योरी का पैरा है। मैं पहले उसका पूरा तुम्हें जो कंक्लूजन है वो समझा देता हूँ, फिर रीड करेंगे। भैया ये कह रहा है कि आप कह रहे हो, सामने देखो प्लीज़, आप कह रहे हो कि सेगमेंट रेवेन्यू में, सेगमेंट एक्सपेंस में, सेगमेंट एसेट में और सेगमेंट लाइबिलिटी में जो सेगमेंट का खुद का है वो तो आएगा, और जो रीजनेबल बेस पे अलोकेट हो रहा है वो भी आएगा। तो ये टॉपिक इसलिए डाला गया है कि ये रीजनेबल बेसिस का अलोकेशन हमें कैसे पता चलेगा। कोई सीए है, वो ऑडिट करने गया, अब वो कंप्लाइंस चेक कर रहा है एएस 17 का। अब उस सीए ने ये देखा कि ये कंपनी 1 करोड़ का रेंट देती है और इसके 4 सेगमेंट हैं, इन्होंने वो 1 करोड़ का रेंट चारों में बांट रखा है, 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख। तो अब ये रीजनेबल है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये टॉपिक हमारे लिए है, हमारी हेल्प के लिए। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली है, बहुत ही बढ़िया बात। अलोकेशन देखते वक्त आप पहले उनका इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम चेक करो, वो जैसे अलोकेट कर रहे हैं उसे ही रीजनेबल मान लो, अगर कोई डाउट या अनसर्टेनिटी अराइज नहीं होती तो। पॉज एक मिनट, तो की जरूरत पड़े तो मेरे घर
OTP उधर आएगा, सिद्धार्थ के पास है उनके नंबर। चलो अब ऐसा है कि इन्होंने क्या कहा है कि आप जो भी रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट करोगे, आप अपने हिसाब से, अपने इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से पहली प्रायोरिटी तो उसी को दो, जब तक कि कोई डाउट अराइज नहीं होता। मतलब पहली बार में हम आपको शक की निगाह से नहीं देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 करोड़ का रेंट आपने चारों सेगमेंट में इक्वल क्यों बांटा। हम यही मानेंगे आपने एरिया के हिसाब से ही रेंट बांटा होगा, और चारों सेगमेंट में अगर इक्वल एरिया है तो आपने 1 करोड़ को इक्वल बांट दिया होगा, और किसी सेगमेंट में ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा दिया होगा। तो पहले हम आप पे छोड़ते हैं, आप अपने हिसाब से बांटो। डाउट और अनसर्टेनिटी अराइज होगी तो फिर उस केस में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने इसको किस बेसिस पे बांटा है, क्योंकि हमें तो ये बेसिस समझ में नहीं आया। बस इतनी सी बात इसमें लिखी हुई। बाकी ये एस चाहता तो अलोकेशन के बेसिस भी बता सकता था। आपने कॉस्टिंग में ABC वाला चैप्टर पढ़ लिया क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? वो चैप्टर परफेक्ट है खर्चों को बांटने के लिए, क्योंकि उसमें कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं और अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट को अलोकेट की जाती है। जैसे रेंट को अलोकेट करना है तो एरिया एक अच्छा मेजर है, इलेक्ट्रिसिटी को करना है तो यूनिट्स कंज्यूम एक अच्छा टूल है, एक ड्राइवर है, पावर को खर्च करना है, ऐसे ही मशीन का डेप्रीसिएशन है तो मशीन आवर्स ले लो, सेटअप को नंबर ऑफ सेटअप पे ले लो, इंस्पेक्शन को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे ले लो। ऐसे हर खर्चे को बांटने के लिए एक अच्छा ड्राइवर होता है, एंड वो ड्राइवर उसका एक रीजनेबल अलोकेशन हो गया। तो वो चैप्टर का जो वहाँ पे बताया गया है वो चीज़ हमें यहाँ यूज़ में लेनी है, कोई भी खर्चे को सेगमेंट में बांटने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? हालांकि ये बात यहाँ पे लिखी भी नहीं है, लेकिन ABC जो चैप्टर है वो एक अच्छा चैप्टर है रीजनेबल बेसिस पे अलोकेशन करने के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है अलोकेशन। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो टिक करना बस। देखो, enterprise always look its internal reporting policy as a starting point for those items which are directly attributable or reasonably allocated। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानेंगे? आपके इंटरनल सिस्टम को। बोलो, किसको मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट? जो आपने किया है हम उसे पहले सही ही मानेंगे। आपने किया है तो सही होगा। आपने रेंट को बांटा है तो एरिया के हिसाब से ही बांटा होगा। आपने सेटअप को बांटा है तो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से ही बांटा होगा। आपने इंस्पेक्शन को बांटा है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। हम आपको सही मान रहे हैं पहले तो। नेक्स्ट, इस बात में ये प्रिजम्पशन है कि जो आपका इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो बेस्ट है खर्चों को अलोकेट करने के लिए। उसी हिसाब से आप एक्सपेंस लो, उसी हिसाब से एसेट लो, उसी हिसाब से लायबिलिटी लो और उसी हिसाब से रेवेन्यू लो। तो इसमें तो कोई सी नई बात नहीं थी। आपके इंटरनल सिस्टम को स्टार्टिंग पॉइंट मानना है, या क्या याद रखना है हमें? आपके इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानना है? आपके इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को। आपने जैसे बांटा है हम सब सही मान रहे हैं, सब कुछ सही होगा, ऐसे ही बांटना चाहिए। अब आगे आओ। हावेवर इन सम केसेस रेवेन्यू, expense, asset or liability may have been allocated for financial reporting on the basis that is understood by enterprise but could not deemed arbitrary in the perception of external users। कोई बार आप जिस हिसाब से बांट रहे हो, अंडरलाइन करना, वो एक्सटर्नल यूजर्स को इतना सही समझ में नहीं आएगा। आपने रेंट को बांट दिया एरिया के हिसाब से नहीं और मशीन आवर के हिसाब से, ऐसा आप करोगे नहीं। लेकिन अगर कोई आपने ऐसा बेसिस ले लिया है जो भैया एक्सटर्नल यूजर को तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या आपने अपने हिसाब से कोई आर्बिट्री मेजर ले लिया है, कुछ भी ऐसी चीज अपने तरीके से बांट ली है, तो फिर उस केस में क्या करना है? सच एन आइटम इज अलोकेटेड परसुएंट टू द डेफिनेशन ऑफ AS 17। फिर आप अपने उस आर्बिट्री सिस्टम को हटाओ और AS 17 के हिसाब से बांटो। कमाल की बात, AS 17 ने कौन सा कोई मेथड बताया है? AS 17 ने तो 3 लाइन लिख दी है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो वो ले लो, नहीं तो अलोकेट कर लो रीजनेबल बेसिस पे, और अदर सेगमेंट को कोई बेचा है, खरीदा है तो वो ले लो। इसने भी कौन सी कोई डेफिनेशन बताई है? तो मतलब यहां पे बात आ गई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। किस पे आ गई? जैसे हमारे एस है ऐसे उनके कास है कॉस्ट, कि वहां पे कॉस्ट को बांटने के अलग अलग तरीके हैं। तो अगर आपको समझ में ना आया उनका आर्बिट्री तरीका, आप किसी की ऑडिट करने गए और आपको समझ नहीं आ रहे हैं खर्चे कैसे बांटे हैं, तो आपको फिर वहां रिमार्क डालना चाहिए कि भैया आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करो और उस हिसाब से बांटो।
अगर आपके जो रीजनेबल बेसिस है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये पूरे बेसिस में, इस पूरे पैराग्राफ में हम लोगों ने बात करी किसकी? अलोकेशन की। किसकी बात करी? अलोकेशन की। ठीक है, एक नीचे ये लिखा हुआ है सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी जो होते हैं आर डिटरमाइंड बिफोर इंट्रा एंटरप्राइज बैलेंस एंड इंटर एंटरप्राइज ट्रांजैक्शंस आर एलिमिनेटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। इंट्रा समझते हो? बाहर वालों के साथ हो रहे तो इंटर, अंदर अंदर हो रहे तो इंट्रा। तो आप जब भी सेगमेंट की चीजें निकालो तो पहले इंट्रा निकालो, क्योंकि इंटर वाली तो हम बाद में ले ही रहे हैं ना। जैसे आज आप मेरे से सेल पूछो तो मैं बोलूँगा 5 करोड़, तो अदर को बेचा है मैंने 5 करोड़, फिर मैंने मेरे खुद के सेगमेंट को भी 1 करोड़ बेचा है, तो वो अलग से ले ही रहा हूँ ना नीचे 1 करोड़, क्योंकि मैंने सेगमेंट रेवेन्यू में 3 चीजें ली है। एक तो सेगमेंट की खुद की सेल या जो भी इनकम है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और एक जो अदर सेगमेंट को बेचा वो। तो एक तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ऊपर बोला ही था कि पहले इंटर वाला लो, इंट्रा वाला लो, इंट्रा बाहर वाला, फिर अपना वाला भी लो। तो सेगमेंट रेवेन्यू में मैं आपसे पूछूं कि जो हम बाहर सेल करते हैं वही आती है कि जो दूसरे सेगमेंट को करते हैं वो भी आती है? दोनों आती है, जो बाहर सेल करते हैं वो भी आती है और जो दूसरे सेगमेंट को करते हैं वो भी आती है। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग, अरे इस पे प्राइमरी सेगमेंट कौन सा होगा आपका और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा होगा, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा और थोड़ा इररिलेवेंट सा टॉपिक है। क्यों है? ध्यान से सुनो भाई, तू सीधा बैठ एकदम, और यहाँ बीच में आ एकदम। अब देखो ऐसा है कि आपके 2 सेगमेंट मैंने पढ़ा है, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ये कहते हैं कि उसमें से प्राइमरी सेगमेंट कौन सा होगा और सेकेंडरी कौन सा होगा। तो इन्होंने क्या करा है, प्राइमरी सेगमेंट जो होगा उसके लिए रिपोर्टिंग अलग करी है और सेकेंडरी सेगमेंट के लिए रिपोर्टिंग अलग करी है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस सेगमेंट हो कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो, यशपाल सामने देख, बिजनेस सेगमेंट हो कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो, मैंने तो रिपोर्टिंग सेगमेंट बताए थे। कल मैंने आपको कहा कि आपके 15 सेगमेंट है तो 15 के 15 रिपोर्टिंग, पहले तो उनमें से रिपोर्टिंग कौन से वो, अब वो रिपोर्टिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हो रही है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत गलत तरीके से दे रखा है, अभी तक भी इसने रिपोर्टिंग की बात नहीं करी। तो मैं कल आपको अगर वो नहीं पढ़ाता ना तो ये चलता आपको कि चल क्या रहा है ये, लेकिन आपको सिमेट्री समझनी है पूरी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि पहले 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, बिजनेस और ज्योग्राफिकल। एक बार ये पता चल गया ये बिजनेस सेगमेंट है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, तो फिर ये पता करना है इनमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट। एक बार ये पता चल गया रिपोर्टेबल है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट में रेवेन्यू चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, एसेट चाहिए, लायबिलिटी चाहिए, तो वो निकालना बताया। अब वो पता चलने के बाद उन रिपोर्टेबल में से प्राइमरी कौन से और सेकेंडरी कौन से, सुनना बराबर से, टिक करो ये। इफ risk and return are affected predominantly by differences in product and services, then primary segment will be business segment. Underline. फिर ये अंडरलाइन करो, if risk and return are affected by operation in different countries, then reporting primary segment will be geographical segment. आपको ये देखना है कि आपके रिस्क एंड रिटर्न कहां ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर आज मान लो मैं कोटा में पढ़ाऊं, यूपी में पढ़ाऊं, बिहार में पढ़ाऊं, कोटा में पढ़ाऊं, यूपी में पढ़ाऊं, बिहार में पढ़ाऊं, कहीं भी पढ़ाऊं, मेरी फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां 5 बच्चे आ रहा है जो फीस देगा तो वहां 10 बच्चा आएगा तो वो उसी प्रोपोर्शन में फीस देगा। अब बच्चा ही नहीं आएगा तो नहीं देगा, बट इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंडिया में कहां ऑपरेट कर रहा हूं। तो मतलब मेरे लिए ज्योग्राफिकल सेगमेंट कुछ भी नहीं है इंडिया में। लेकिन अगर मैं यही सर्विसेज इंडिया के बाहर लेके जा रहा हूं और अफेक्ट कर रही है तो फिर मेरा ज्योग्राफिकल सेगमेंट, या इंडिया में भी मैं पढ़ा रहा हूं अलग अलग जगह पे और अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो फीस रख रहा हूँ वो मैं गुजरात में नहीं रख पा रहा, जो यहाँ फीस रख रहा हूँ वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख पा रहा, तो मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट मेरा प्राइमरी सेगमेंट है और बिजनेस सेगमेंट मेरा सेकेंडरी। और मैं किसी भी रीजन में जाऊं, रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी से फर्क पड़ रहा है कि यहाँ जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी दे रहा हूँ, वहां जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी दे रहा हूँ, अगर वो क्वालिटी में फर्क है तो फीस में फर्क आएगा, रीजन की वजह से फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरा बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी सेगमेंट है और ज्योग्राफिकल सेगमेंट सेकेंडरी सेगमेंट है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड, बोलो, प्रीडोमिनेंटली गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, तो आपका प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है।
अगर आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से अफेक्ट होते हैं तो आपका प्राइमरी सेगमेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। फर्क इससे कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो प्राइमरी है उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है और जो सेकेंडरी है उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। हाँ बोलो। हाँ ज्योग्राफिकल, जैसे मेरे ज्योग्राफिकल नहीं है, मतलब कि अगर मैं सीए पढ़ा रहा हूँ और 11th 12th पढ़ा रहा हूँ तो 11th 12th और सीए की वजह से फर्क पड़ रहा है मेरे बिजनेस सेगमेंट की जगह से। अब यही सीए मैं पुणे में पढ़ाऊँ, यही सीए मैं मुंबई में पढ़ाऊँ या यही सीए मैं गुजरात में पढ़ाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीए पढ़ाने से फर्क पड़ रहा है, रीजन से फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे लिए बिजनेस सेगमेंट मेरा प्राइमरी सेगमेंट हुआ, क्योंकि मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरी सर्विस और गुड्स से अफेक्ट हो रहे हैं, रीजन से अफेक्ट नहीं हो रहे। फिर प्राइमरी सेगमेंट मेरा बिजनेस सेगमेंट ही है, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है, रिपोर्टिंग आपको दोनों की करनी है। इसलिए मैंने तुम्हें टॉपिक शुरू कराते ही बोल दिया कि ये इररिलेवेंट है कि आपका प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है। लेकिन ये अपने लिए होता है ना, जैसे मेरी बात सुनो, ये आप अपने लिए समझो कि मेरे लिए गुड्स एंड सर्विसेज जरूरी है कि रीजन जरूरी है। कई लोगों के लिए ज्योग्राफी बहुत जरूरी होती है, कई लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। मेरे बिजनेस में ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कल ही बोला तुम्हें कि यही कोचिंग मेरी यहाँ ना होकर तलवंडी में होती तो फर्क पड़ता, तो मेरे लिए तो रीजन बहुत फर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हमने अपने 11 साल कोटा में ना देकर पुणे या इंदौर में दिए होते, मैं गारंटेड कह रहा हूं तुम्हें कि हम आज जहां है उससे कई गुना ज्यादा होते, क्योंकि यहाँ कोटा में कभी कॉमर्स का मार्केट बना ही नहीं, कभी भी नहीं बना, और कुछ इंस्टीट्यूट ने बनने भी नहीं दिया, ठीक है, बनने भी नहीं दिया। तो इस वजह से हमारे बिजनेस में ज्योग्राफिकल एरिया मतलब रीजन जो है वो बहुत जरूरी है। जिस क्वालिटी ऑफ सर्विस पे हम यहाँ काम कर रहे हैं, यही काम हमने पिछले 11 सालों में पुणे में किया होता, इंदौर में किया होता, अगर हमारी पैदाइश वहाँ की होती, अपब्रिंगिंग वहाँ की होती और वहाँ हमने खोला होता, मैं डैम श्योर हूँ कि बहुत फर्क पड़ता, बहुत, ठीक है। तो रीजन से फर्क पड़ रहा है। तो मेरे से कोई पूछे कि मेरा प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस है कि ज्योग्राफिकल है, मैं बोलूंगा ज्योग्राफिकल है। गुड्स एंड सर्विसेज से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना किससे पड़ रहा है, रीजन से पड़ रहा है, ज्योग्राफी से पड़ रहा है। अब यहाँ इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है कि इस लेवल पे हम हर साल रोकते हैं, इस लेवल पे बच्चा आया बस उसके बाद रुक जाएगा, फिर हम देखेंगे कि तो देखने के पता चलता है उतना है ही नहीं, बच्चा जो है वो आ गया। यहाँ एक सैचुरेशन पॉइंट है, कॉमर्स लेता ही 1000-1500 बच्चा है टोटल। 11th 12th का रजिस्ट्रेशन देखा, वो बहादुर बुक देने आता है हमें डीके गोयल की, तो वो बोलता है कि सर मेरी सबसे कम बुक कोटा में बिकती है, मेरा डीके गोयल का एडिशन जितना जयपुर में बिकता है, इतना जोधपुर बीकानेर में बिकता है, सबसे कम राजस्थान में आपके यहाँ बिकता है। फिर वो हमें एक बार स्कूल वाइज काउंट देके गया, सर ये इतने बच्चे हैं, ठीक है, सोफिया सेंट पॉल्स का पूरा काउंट था, तो काउंट देके गया हमें कि सर ये 11th में इतने बच्चे हैं आपके कॉमर्स में टोटल, इसमें डमी फमी सब आ गए, ये पूरे स्कूल का डेटा है मेरे पास, तो बच्चे ही नहीं है, ठीक है। अब आप सोचो अगर 1000-1500 बच्चा पूरे कोटा में कॉमर्स लेगा तो किसी एक कोचिंग में कहाँ से 1000 आ जाएगा, तो एक कोचिंग में 200-300 पे तो बहुत हो गई, अरे बहुत बढ़िया कोचिंग हो गई, वहाँ पे लोएस्ट से लोएस्ट पॉइंट होता है 300-400 बच्चा, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट। अलग साइंस मैथ्स की कोई नॉर्मल कोचिंग भी लेके बैठा है ना, नॉर्मल, मैं अभी मोशन ओशन की बात, मैं एलन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं मोशन वगैरह की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कोचिंग, एक कोई मिस्टर वीके सर है, कोई टीके सर है, वो भी लेके बैठे, तो 3-4-5 हजार बच्चा तो वो भी लेके बैठे। यहाँ इतना साइंस का स्कोप है, तो रीजन से बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस, हमारे बिजनेस में, और अगर हमारे बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज से फर्क पड़ता बेटा ये, अब तो फिर अब तो वीडियो ही देख लेना, काफी हद तक खत्म हो गया है, बैठो नेक्स्ट। चलो समझ में आया बेटा, तो मेरा बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी, ये हमें देखना होगा आगे। अब जो मेन बात है वो यहाँ से शुरू होगी, जो अपन ने कल कर ली है, जिसे रीड करना है हमें। अभी एक और क्या है, ये भी रीड कर लेते हैं एक बार। If one or more segment reported internally to the director and management is a business segment or geographical segment based on the factors, but others are not. Paragraph below should be applied only to those segments that do not meet the definitions.
अंडरलाइन कर लो इसको। यहाँ बहुत ये पहला ऐसा एएस है जिसमें चीजें ऊपर नीचे कर रखी इन्होंने। अब जैसे ये यहाँ पे जो बात बता रहा है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैंने कल जो बात बोली। सुनो, अगर बराबर से सुनना, अगर मैनेजमेंट ने और डायरेक्टर्स ने कुछ सेगमेंट को बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट अपने हिसाब से अप्लाई कर दिया है कि ये बिजनेस है और ये ज्योग्राफिकल है, और बाकी के सेगमेंट को अभी नहीं किया है, तो आप AS 17 की डेफिनेशन बाकी के सेगमेंट पे लगाना, इन पे मत लगाना। ये तो इन्होंने कर ही दिया ना। जैसे आप 15 चीजों में 15 सेगमेंट है आपके, 15 में से आपको पता है 7 मेरे ज्योग्राफिकल सेगमेंट है और 3 मेरे बिजनेस सेगमेंट है, ये आपने खुद ही अप्लाई कर दिया, तो ये 10 को अलग कर लो। अब जो 5 बचे हैं उसमें से कौन से ज्योग्राफिकल है कौन से बिजनेस है, उसके लिए आप AS 17 यूज करना, उन 10 के लिए मत करना जो आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि जो मैनेजमेंट ने किया है, एलोकेशन में भी जो बोला था कि जो मैनेजमेंट ने किया है पहले उस पर डाउट नहीं करेंगे, वो आपने किया है तो सही होगा। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको AS 17 की मदद लेनी है। पढ़ो वापस। इफ वन और मोर सेगमेंट इंटरनली रिपोर्टेड एज अ बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स इन द डेफिनेशन बट अदर्स आर नॉट, मतलब कुछ को कर दिया है बट अदर्स आर नॉट, देन पैराग्राफ बिलो जो नीचे डेफिनेशंस दी गई है अप्लाइड ओनली टू दो सेगमेंट, वो डेफिनेशन उन्हीं सेगमेंट पे लगेगी विच डू नॉट मीट द डेफिनेशन, मतलब जिसको आपने इंटरनली अलोकेट नहीं किया है, जिसको आपने कर दिया है उसको दोबारा से छेड़ना नहीं है। हम ये मानेंगे आपने उसे सही किया होगा। अगर मैंने 7 सेगमेंट को बिजनेस माने और 3 सेगमेंट को ज्योग्राफिकल माने हैं तो हमने सही ही माने होंगे। अब 5 बचे हुए हैं तो 5 के लिए आपको डेफिनेशन यूज में लेनी है जो हम नीचे बताएंगे। नेक्स्ट, for those segment reported internally to the director and management that do not satisfy the definition, management should look to the next lower level of internal segmentation। काट दो इसको, ऊपर वाली बात को वापस बोल रहा है कि जिन सेगमेंट को आपने बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना दिया है, ठीक है, उनके अलावा वाले सेगमेंट के लिए हम लोगों को ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है और नहीं है? यहां देखो 3 बातें बताई थी। पहला, रेवेन्यू का 10% और मोर, ठीक है, टोटल रेवेन्यू का 10% और मोर अगर किसी सेगमेंट से हो रहा है तो 10% ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है प्रॉफिट और लॉस, लेकिन अगर कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में हो और कुछ सेगमेंट लॉस में है तो प्रॉफिट का 10% और लॉस का 10%, विच एवर इज हायर एब्सोल्यूट नंबर में, और 10% ऑफ सेगमेंट एसेट। एसेट वाली बात भी बताई थी कल। 75 तो अलग ही बात है, बताई थी ना भी बोला हो तो सुन लेना। 3 चीजें हैं, 10% ऑफ रेवेन्यू, 10% ऑफ रिजल्ट और 10% ऑफ एसेट। तीनों क्राइटेरिया में से कोई सा भी क्राइटेरिया पूरा कर गए तो आप कौन से सेगमेंट हो? रिपोर्टेबल। अब सुन लो मेरी बात, रिपोर्टेबल होने के बाद वो चीज पढ़नी है हमें कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी। पहले रिपोर्टेबल तो हो, प्राइमरी है कि सेकेंडरी, और प्राइमरी में बिजनेस प्राइमरी है कि ज्योग्राफिकल प्राइमरी। फिर मैं बोल रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप एक बार रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए तो आप प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, डिस्क्लोजर तो सब में ही देने हैं। डिस्क्लोजर तो बस प्राइमरी के डिस्क्लोजर नीचे अलग है और सेकेंडरी के डिस्क्लोजर अलग है, बस वो डिस्क्लोजर का फर्क है। देखो अंडरलाइन, इफ रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू है विद सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू, अंडरलाइन करो। इफ रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस 10% or more of combined result of all segment in case of profit or combined result of all segment in case of loss, whichever is higher in absolute number। कल बता दी थी ये बात, पूरा टिक कर लो। तो भैया याद रखना, अगर कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में है और कुछ सेगमेंट लॉस में है तो प्रॉफिट का टोटल करना, लॉस का टोटल करना, और उसे कैसे देखना? बोलो। एब्सोल्यूट में देखने का मतलब ब्रैकेट साइन हटा देना, लॉस से कोई मतलब। अब 35 करोड़ का लॉस है और 36 करोड़ का प्रॉफिट है तो लॉस मत देखो, 35 और 36 विच एवर इज हायर, 36, तो 36 का कितना निकालो? 10%, कितना आएगा? 3.6। अब जिस सेगमेंट का रिजल्ट, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, 3.6 से ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल है। वो क्या है?
और लास्ट रिपोर्टेबल की बिजनेस सेगमेंट, अगर आपका सेगमेंट एसेट 10% ऑफ टोटल एसेट से ज्यादा है तो वो भी क्या कहलाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये तुम्हें कल बताया था। अगर कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है और आप अपने हिसाब से उसे रिपोर्टेबल दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। जैसे आईटीसी की बात करें, अपन ने शुरुआत करी थी आईटीसी से। आईटीसी का होटल से जो रेवेन्यू 3.2% ही था, तो रेवेन्यू का 10% तो नहीं था वो, प्रॉफिट का भी 10% नहीं होगा वो, क्योंकि आईटीसी का प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है और उसका 10% कमाने के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट चाहिए, और वो 10% होटल से तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब रेवेन्यू इतना कम है तो प्रॉफिट में भी कमी होगा, क्योंकि होटल के प्रॉफिट तो वैसे भी तुम जानते हो इतने ज़्यादा नहीं होते। होटल्स जो होते हैं ना, इनके रेवेन्यू अच्छे हो ना तब भी प्रॉफिट अच्छे होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि होटल्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और होटल चलते हैं सिर्फ वेकेशंस वगैरह में। ये पूरे इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ये कभी भी पूरे साल में अचीव नहीं कर पाते। ये आपको सिर्फ नवंबर दिसंबर हो गया, मार्च छुट्टियों का टाइम है वो हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली के 4-5 दिन का ब्रेक आ गया, ये उन्हीं टाइम में ज़्यादा चलेंगे बढ़िया, वो भी लोकेशन पे बेस्ड है। तो होटल कभी बहुत प्रॉफिट में हो ये मैंने नहीं सुना है आज तक, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो और होटल तुम देखना, एक चीज़ नोटिस करना कभी भी, जितने भी 3 स्टार 5 स्टार की कैटेगरी के होटल है, ये लोग पहले अपना रेवेन्यू कहीं और से कमाते हैं फिर होटल में आते हैं। होटल से कमा के कहीं और जाते हुए नहीं दिखेंगे तुम कि हमने पूरा एम्पायर होटल से खड़ा किया एंड नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग इन अदर फील्ड्स। ये पहले स्टार्टिंग कहीं और से करते होंगे। टाटा को ही देख लो, ठीक है, क्या जबरदस्त ताज है, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग का है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ताज से टाटा बना है, टाटा से ताज बना है, पहले टाटा बना। होटल में ऐसा ही होता है हमेशा, क्योंकि इनका रेवेन्यू, और ये चल भी इसलिए पाते हैं क्योंकि इनके बाकी के बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, तो ये वहां से पैसा यहाँ पुल करेंगे। तुम तो कोटा में भी देख लो, जो भी अच्छे होटल तुम्हें दिखेंगे ना, वो लोग कब खोलेंगे? पहले उनका दूसरा बिजनेस सेटल हो जाएगा। तो मैं आईटीसी में ये मान रहा हूँ, सुनो, कि रेवेन्यू वाली कंडीशन भी वो पूरी नहीं कर रहा होगा 10%, प्रॉफिट वाली भी नहीं कर रहा होगा वो, और एसेट वाली भी नहीं कर रहा होगा वो। फिर भी आईटीसी होटल को रिपोर्टेबल सेगमेंट दिखाना चाहता है, मर्जी दिखाओ, पढ़ो। A business segment or geographical segment which is not a reportable segment, जो reportable segment नहीं है, for example होटल, ITC होटल, but may be designated as a reportable segment, उसे आप designate कर सकते हो reportable segment because of the size, क्योंकि एंटरप्राइज को लगता है ये इतनी बड़ी चीज है कि भले ये आज प्रॉफिट नहीं दे रही है, कल परसों में देगी, तो हम इसको अभी भी रिपोर्टेबल ही मानना चाहते हैं और इसके भी डिस्क्लोजर देना चाहते हैं। आ बैल मुझे मार, ठीक है, जब आप राजी हो दिखाने को तो हमें क्या दिक्कत है, दिखाओ, मैं ये स्टेज करो, ठीक है। अब ये अंडरलाइन करो, अगर टोटल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट का 75% रेवेन्यू से कम है तो फिर आपको एडिशनल सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, इवन इफ वो 10% के थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते। ये भी बात कल हो गई थी, ये पढ़ाया था कल अपूर्व, अब इसका प्रैक्टिकल पूछा था तूने, वो आएगा भी क्वेश्चन, फिर सुन लो। वैसे इसका प्रैक्टिकल भी बहुत महान नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इधर 15 सेगमेंट है आपके, उसमें से 10 सेगमेंट रिपोर्टेबल है, क्योंकि जो 10 सेगमेंट है वो 10% में आ रहे हैं। कोई 10% ऑफ एसेट है, कोई 10% ऑफ रिजल्ट है और कोई 10% ऑफ रेवेन्यू है। सुन ले भाई रोहित शर्मा, कोई रेवेन्यू का 10% है, कोई रिजल्ट का 10% है और कोई एसेट का 10% है। कहीं ना कहीं से 10% में आ रहे हैं वो, और 15 में से 10 ऐसे हैं जो मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये 10 को साइड में रखो। अब इन 10 का सिर्फ रेवेन्यू टोटल करो, क्योंकि कोई एसेट के हिसाब से आ रहा होगा, कोई प्रॉफिट के हिसाब से आ रहा होगा, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ 10 का पूरा रेवेन्यू टोटल करना है। इन 10 का जब तुमने रेवेन्यू टोटल किया तो 100 करोड़ हो रहा है। प्लीज इधर देखना कितना हो रहा है, 100 करोड़। और जो एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू वो 200 करोड़ है, तो 100 को 200 से डिवाइड करोगे तो 50% होगा। कितना होगा? तो मतलब इनका क्यूमुलेटिव रेवेन्यू 75% से लेस है, तो अब आपको इसे 75 बनाना पड़ेगा, और 75 बनाने के लिए 5 में से और सेगमेंट भी इसमें। सर अगर
2 को ऐड किया नहीं हो रहा, 3 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, तो फिर 5 ही ऐड कर ले। हाँ 5 ऐड कर लो, तो फिर सर सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे होने दो, बट 75% की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अच्छा एक बात और सुनो कमाल की, 10% के हिसाब से आपने सबको लिया है ना, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि वो रेवेन्यू का 75% भी नहीं हो रहे हैं। वो क्यों नहीं हो रहे होंगे मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि कुछ एसेट के क्राइटेरिया से आए होंगे, कुछ रिजल्ट के क्राइटेरिया से आए होंगे, तो उनका रेवेन्यू भले उतना ज़्यादा ना हो लेकिन एसेट ज़्यादा होगी, तो एसेट के हिसाब से वो इधर आ गए। किसी का रेवेन्यू ज़्यादा नहीं था लेकिन प्रॉफिट था या लॉस था, क्योंकि लॉस में भी तो ले रहे हैं, तो लॉस के हिसाब से वो इधर आ गए। तो इधर कचरा कूड़ा इकट्ठा हो गया बहुत सारा, लेकिन उनका रेवेन्यू 75% नहीं हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि अब तो रेवेन्यू वाले सेगमेंट भी इधर लाओ, ताकि इसको कितना करो टोटल 75%, उतना तो करना ही पड़ेगा। बोलो सिद्धार्थ मल्होत्रा। सेल लॉस में होती है क्या? अपन तो सेल को जोड़ रहे हैं 75% में। हाँ तो 75% तो सेल का देखना है। सेल लॉस में होती है क्या? प्रॉफिट लॉस हो सकता है, सेल थोड़ी लॉस होगी। सेल या तो करोगे या नहीं करोगे, लॉस में सेल करोगे तो सेल तो ऐड ही होगी, लेस थोड़ी होगी। सेल माइनस थोड़ी होती है भाई, प्रॉफिट माइनस में होता है। इसी चीज का एक बहुत बढ़िया सम अप कर रखा है। देखो रेवेन्यू का टेस्ट क्या है, टोटल जो एक्सटर्नल रेवेन्यू इंटरनल रेवेन्यू सब जोड़ के 10% होना चाहिए टोटल रेवेन्यू का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, अगर सब सेगमेंट प्रॉफिट में है तो 10% ले लो प्रॉफिट का, लेकिन अगर कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में और कुछ सेगमेंट लॉस में है तो सारे प्रॉफिट को ऐड करो, सारे लॉस को ऐड करो, जो भी आए विच एवर इज हायर लो एब्सोल्यूट नंबर में, और उसका 10% करके देखो। एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसका टेबल भी बना हुआ है। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, ये अंडरलाइन कर लो। यही मार्क करेगा तू, हमने नहीं, तू तू बोल तू। भाई आपको ये 10 और 75 क्लियर है? ठीक है, काफी हद तक चांस है कि क्वेश्चन इसमें से ही बनेगा, बाकी सब थ्योरी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से ही बनेगा। एकदम क्लियर है ये 10 और 75? आपको क्वेश्चन यही आएगा, बताओ इनमें से कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, लकीशा सुन रही है बेटा, 10% के हिसाब से तो आप ले लोगे, लेकिन आप एग्जाम में ये मत भूल जाना कि जितने भी रिपोर्टेबल बनाए हैं उनको टोटल करके देखना, उनकी सेल का टोटल करना, सिर्फ सेल का टोटल करना। 100 करोड़ आ रहा है, टोटल सेल भी गिवन होगी, वो 200 करोड़ है, 100 अपॉन 200 करना। जैसे ही 50 आए तो नीचे लिख के आना, एज revenue of all reportable segment is less than 75% of total revenue. We have to add some more segment on arbitrary basis so that total revenue of all reportable segment should be, must be 75% of total revenue of all total revenue of enterprise. समझ गए? क्या ये सब नहीं लिया है? हाँ हाँ ये वो तूने पूछा था वही वाला डाउट है। अब ये ना अभी अपन क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई नोट नहीं आया है। किस में? क्या करेंगे मतलब? जो इधर टोटल ले रही है ना तू, वही इधर टोटल है, ये टोटल अलग नहीं है। जैसे आज मान ले मेरा रेवेन्यू, तेरा रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू, सब मिलके टोटल रेवेन्यू आया, तो टोटल मेरे रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड किया, परसेंटेज देखी, परसेंटेज 10 हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरी हो रही है 10 तो मैं रिपोर्टेबल बन गया, तेरी नहीं हो रही, तू नहीं बनी। तो तुम्हारे सबके अंदर जो नीचे टोटल रेवेन्यू लिया जा रहा है ना, ये वही टोटल रेवेन्यू है, दोनों जगह अलग अलग नहीं लेना है। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू, और वो टोटल रेवेन्यू का कितना देखना है आपको? 75%। अब इसमें है ना एक्सटर्नल रेवेन्यू इसलिए बोला है क्योंकि जब मैं तुम सबका एक्सटर्नल टोटल रेवेन्यू लूंगा तो तुमने मुझे सेल करी होगी, तो मेरी सेल तुम्हारी परचेज हो जाएगी। तो जब मैं तुम सबको जोड़ के ले रहा हूं तो फिर इंटरनल क्यों लूंगा? वो इंटरनल तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कंसोलिडेशन अमालमेशन वगैरह में करते हैं।
समझो मेरी बात को समझो। आप चार सेगमेंट को मिलके एक हो। अभी जब आप इंडिविजुअल सेगमेंट की बात कर रहे हो तो मैंने अर्चिता को बेचा कि बाहर बेचा, बात एक ही है। लेकिन अर्चिता और मेरी दोनों की मिलके बात हो रही है, तो फिर जो माल अर्चिता ने मुझे बेचा वो मेरे लिए परचेज है, तो वो उसके लिए सेल है, तो उसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे सिर्फ कौन सा रेवेन्यू लेना है? एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ सबकी मिलके बात हो रही है। तो मिलके बात हो रही है तो हमें एक्सटर्नल रेवेन्यू में, अरे एक्सटर्नल रेवेन्यू लेना है, इंटरनल रेवेन्यू। और यहाँ देखो इसने बोल्ड भी कर रखा है, जब यहाँ आप रेवेन्यू लोगे तो एक्सटर्नल भी लोगे। और तो याद रखना, जब अर्चिता की सेल की बात हो रही तो अर्चिता ने शब्बीर को बेचा कि बाहर बेचा, बात एक ही है, मतलब उसको सबसे रेवेन्यू लेना है। लेकिन अर्चिता, शब्बीर, ठीक है, नवनीत, पलक, सबकी बात हो रही है मिक्स करके, तो जो हमने इंटरनल रेवेन्यूज लिए हैं उन्हें काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना है। क्या देखना है? नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नोट है। ये दोनों नोट की बात कल नहीं हुई थी, जहां तक मुझे याद नहीं हुई है इसकी कल बात। ध्यान से सुनो, नोट मेरी तरफ देखो। एक बार आप इस साल रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए और अगले साल आप 10% के थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहे हो, इवन दो आप अगले साल भी रिपोर्टेबल रहोगे। मतलब आप एक बार रिपोर्टेबल बन गए तो कम से कम 2 बार आप रिपोर्टेबल हो, इवन दो अगले साल आप थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहे हो। पढ़ो जरा, देखो। इफ अ सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड बिकॉज इट सेटिस्फाइड द 10% थ्रेशोल्ड, नाउ it should continue to be a reportable segment in current year also, even though he no longer meet the 10% threshold. ठीक है, मतलब आप पिछले साल, इसको हिंदी में लिख लो तुम, पिछले साल रिपोर्टेबल थे तो इस साल भी रिपोर्टेबल रहोगे, बस याद आ जाएगा आपको। पिछले साल रिपोर्टेबल थे तो इस साल भी रिपोर्टेबल रहोगे, खत्म। जिंदगी वो थोड़ी देखते रहेंगे यार, 1 साल की बात हो रही है तो 1 ही साल की बात हो रही है। इस साल आप रिपोर्टेबल हो तो अगले साल रिपोर्टेबल हो, भले अगले साल आप 10% में नहीं आ रहे, अब उसके अगले साल थोड़ी होगा यार, 1 ही साल की बात है, हमेशा थोड़ी रिपोर्टेबल रहोगे। इसका अगर हमेशा होता तो फिर तो आप इनिशियल ईयर में एक बार रिपोर्टेबल देख लो और हर साल उन्हीं को रिपोर्टेबल करते रहो, ऐसा थोड़ी होगा। फिर तो ये 10% की लिमिट आपको जिंदगी में 1 ही बार देखनी है, बस एक बार देखी, इस साल रिपोर्टेबल बन गए, अगले साल नहीं हो तो भी अगले साल रिपोर्टेबल माने जाओगे, क्योंकि पिछले साल रिपोर्टेबल थे, क्योंकि उसके बाद ये बेनिफिट तो नहीं है वैसे ये। अब एक और चीज इससे रिलेटेड बताता हूं, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। आप जब भी अपना इस साल का डेटा प्रस्तुत करो तो कंपैरेटिव एनालिसिस बनाने के लिए पिछले साल का भी डेटा प्रस्तुत करो, भले पिछले साल आप रिपोर्टेबल नहीं थे। दोनों में फर्क समझे तुम? देखो, इस साल में रिपोर्टेबल हूं तो अगले साल भी मैं रिपोर्टेबल रहूंगा, भले मैं 10% में फिट, ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, बराबर सुनना। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इस साल में रिपोर्टेबल हूं तो पिछले साल का डेटा भी मुझे दिखाना है साथ में कंपैरिजन के लिए, भले मैं पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था। ठीक है, तो मतलब आपके 2 साल कवर हो गए, अब अगला भी और पिछला भी। पढ़ो एक बार। इफ अ सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द करंट पीरियड, अगर वो करंट पीरियड में रिपोर्टेबल है क्योंकि वो 10% को पूरा कर रहा है। नाउ preceding period segment data that is presented for comparative purpose, उसे comparative purpose से preceding year का डेटा भी देना पड़ेगा, ठीक है। unless it is impractical to do so, मतलब impractical है, वो क्या है, मैं तो पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था तो मेरे पिछले साल का डेटा मेंटेन ही नहीं करता था, मैं क्यों करूं, पिछले साल का डेटा क्यों मेंटेन, मैं तो रिपोर्टेबल ही नहीं था, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर डेटा है तो आपको पिछले साल का डेटा भी देना पड़ेगा, इवन द सेगमेंट डज नॉट सेटिस्फाई 10% थ्रेशोल्ड इन प्रीसीडिंग पीरियड। मतलब आप प्रीसीडिंग पीरियड में भले थ्रेशोल्ड की लिमिट में नहीं थे, फिर भी आपको पिछला साल का डेटा भी देना पड़ेगा। एक बार वापस समझा देता हूं दोनों पॉइंट को एक साथ। चुन्नू बेटा इधर, दोनों, ये मैं हूं करंट ईयर में,
इस साल अगर मैं 10% के थ्रेशोल्ड में बैठ गया, भले 10% ऑफ रेवेन्यू, 10% ऑफ रिजल्ट और 10% ऑफ एसेट कहीं पे भी फिट बैठ गया तो मैं रिपोर्टेबल बन गया। एक बार मैं रिपोर्टेबल बन गया तो अगले साल भी मैं रिपोर्टेबल रहूंगा, भले मेरा थ्रेशोल्ड पूरा हो के ना हो। पॉइंट नंबर वन। अब एक बार मैं इस साल रिपोर्टेबल बन गया तो पिछले साल का डेटा भी मुझे कंपैरेटिव पर्पस से दिखाना है करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का डेटा। भले मैं प्रीवियस ईयर 10% के थ्रेशोल्ड में नहीं था, फिर भी मुझे पिछले साल का डेटा भी इस साल दिखाना है फॉर कंपैरेटिव पर्पस, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डू सो। अनलेस इट इज, अगर मैं कहूं मेरे पास पिछले साल का डेटा है ही नहीं क्योंकि मैं रिपोर्टेबल नहीं था तो मैं मेंटेन ही नहीं करता था, तो फिर अलग बात है। हाँ बोलो। हाँ फिर भी होगा, रिपोर्टेबल तो था ना। बात तो रिपोर्टेबल की हो रही है। अच्छा डाउट था, नहीं रिपोर्टेबल की बात हो रही है। रिपोर्टेबल है तो अगले साल भी वो रिपोर्टेबल रहेगा। वो ये बोल रहा है कि आप इस साल रिपोर्टेबल थे, अगले साल आप रिपोर्टेबल नहीं हो, इवन दो आप 10% का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर रहे, तो अगले साल आप 10% का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर रहे तो भी आप रिपोर्टेबल रहोगे। ये नहीं कह रहा कि पिछले साल आप 10% से रिपोर्टेबल बने थे, आप पिछले साल कैसे भी रिपोर्टेबल बने थे, अगले साल भी आप रिपोर्टेबल रहोगे भले आप 10% का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर रहे। हाँ मतलब ये इतना डीप जाके नहीं बताएगा उस चीज को कि 10% में नहीं हुआ है, 75 में भी नहीं हुआ। वो तो कह रहा है, वो बताने के लिए कह रहा है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट आप नहीं थे पिछले साल तो भी आप इस साल रहोगे भले आप 10% का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर रहे। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके से रिपोर्टेबल बने हो तो आप अगले साल भी रिपोर्टेबल रहोगे। ठीक है, ये बात अपन लोगों ने उसमें भी पढ़ी थी लॉ में कि एक बार आपका नफरा, हाँ कि एक बार आपने नफरा के थ्रेशोल्ड पूरा कर लिए और आपके ऊपर नफरा एप्लीकेबल हो गया तो अगले साल भले आपका टर्नओवर या पेड अप कैपिटल कम भी हो जाए तो आपके ऊपर नफरा फिर से एप्लीकेबल होगा। 2 साल तक तो होगा, वो इसमें बात करी थी, यहाँ 1 ही साल है। नेक्स्ट, सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने पूरी एंटरप्राइज के लिए जो फाइनेंशियल पॉलिसी फॉलो करी अकाउंटिंग पॉलिसी, वो आप सेगमेंट के लिए भी फॉलो करो, कोई अलग से तो होगा नहीं। तो बोल रहा है सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज एज अ होल। मतलब जैसे आपने पूरे एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वैसे ही सेगमेंट का भी बनाओ। मतलब सेगमेंट के लिए कोई अलग से कुछ बात नहीं है, लेकिन ये टिक कर लो तुम, AS does not prohibit the disclosure of additional segment that is prepared on basis other than the accounting policy adopted by financial statement, provided information is internally to the board of director and chief executive officer and base of measurement should be clearly described. एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन का मेथड फॉलो किया है WDV, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें आपने डेप्रीसिएशन का मेथड फॉलो किया है SLM, तो वो अलग है, तो आप वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी अलग फॉलो कर रहे हो। तो आप कर सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परमिशन हो और ये बात आपने क्लियरली मेंशन करी हो कि ओवरऑल एंटरप्राइजेस में तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं WDV, बट ये पर्टिकुलर जो A वाला सेगमेंट है इसकी जो एसेट है वो एक यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट हो जाती है, तो हमें यहाँ SLM ज्यादा सही लग रहा है तो हम यहाँ SLM लगा रहे हैं। तो इफ यू आर फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट with the permission of board of director and in conformity with chief executive officer, then disclosure should be made. आपको डिस्क्लोजर देना है कि हमने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है, ये भी एक डिस्क्लोजर वाली बात है। अब देखो ये आपको रटने हैं भाई, खत्म है इस। एक बार आपने रिपोर्टिंग सेगमेंट को प्राइमरी माना है तो प्राइमरी में ये डिस्क्लोजर है A B C D E F G,
और आपने सेकेंडरी माना है तो A B C D, ये अदर काट दो, ऑलरेडी उसमें इतने हैं कि वो आएंगे, तो अदर फदर तो कहाँ से आएंगे। एक चीज होमवर्क दे रहा हूँ, कल यहाँ से क्वेश्चन शुरू करूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा प्राइमरी डिस्क्लोजर्स में क्या है और सेकेंडरी में क्या है। एक बार आपको पता चल गया कि ये मेरा बिजनेस सेगमेंट है और ये प्राइमरी है, या ये मेरा ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, ये प्राइमरी है, तो जो भी सेगमेंट आपका प्राइमरी सेगमेंट होगा उसमें इतने डिस्क्लोजर है। अब अगर बिजनेस वाला मेरा प्राइमरी है तो ज्योग्राफिकल वाला मेरा सेकेंडरी हुआ, तो जो प्राइमरी के लिए डिस्क्लोजर है वो अलग है और जो सेकेंडरी के लिए है वो अलग है। तो आपको ये लर्न करके आने हैं कि प्राइमरी डिस्क्लोजर्स में क्या आता है और सेकेंडरी डिस्क्लोजर में क्या आता है। एक बात सुन लो, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना। बिजनेस सेगमेंट्स हमेशा प्राइमरी होते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट हमेशा सेकेंडरी होते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट हमेशा प्राइमरी होते हैं, बिजनेस सेगमेंट हमेशा सेकेंडरी होते हैं। कोई भी सेगमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। ऑन विच बेसिस? रिस्क एंड, आप रिस्क एंड रिवॉर्ड गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से ज्यादा प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट होते हो तो बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है। ट्रू और फॉल्स? आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रीडोमिनेंटली रीजन की वजह से अफेक्ट होते हैं तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी है। समझ गए ना बराबर? प्राइमरी या सेकेंडरी होने के लिए पहले सेगमेंट का रिपोर्टेबल होना, और रिपोर्टेबल के लिए 10% का, और 10% में आने के बाद भी 75% भी देखना है। खत्म, हप्पा। मोटा मोटा देखे तो क्या क्या पड़ा। बिजनेस सेगमेंट क्या है? ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। सामने 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 सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आएगा, सेगमेंट एक्सपेंस में क्या आएगा, सेगमेंट एसेट में क्या आएगा, सेगमेंट लायबिलिटी में क्या आएगा। लायबिलिटी तो कहीं काम ही नहीं आई, मतलब थ्रेशोल्ड में लायबिलिटी काम नहीं आती। सामने 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 एक बार ये पता चल गया तो फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है? रिपोर्टेबल सेगमेंट में 10 10 10 वाली बात, 75 वाली बात, और नोट 1 और नोट 2। नंबर 4, एक बार ये पता चल गया कि सेगमेंट रिपोर्टेबल है तो वो प्राइमरी है क्या सेकेंडरी, उसके लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात। और एक बार पता चल गया ये प्राइमरी है सेकेंडरी है तो प्राइमरी के डिस्क्लोजर सेकेंडरी के डिस्क्लोजर एज समान। समझ गए? इसमें थोड़ा लर्निंग पार्ट ज्यादा है ना? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लर्निंग पार्ट थोड़ा ज्यादा है। धन्यवाद, ये समाप्त हुआ। कल इसके क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन प्लस अनसोल्ड।